8 नवंबर 2016। ये दिन तो आप सब लोगों को ज़रूर याद होगा और मुझे भी याद है, क्योंकि इसी दिन मोदी जी टीवी पर आए थे और उन्होंने रात को 8 बजे ये अनाउंस किया कि आज के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद लोग लाइनों में लगते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, कई जगह छापेमारी में कई हज़ारों करोड़ रुपए भी पकड़े जाते हैं, कई रेलवे स्टेशन पे नोट मिलते हैं, कई बार नालियों में नोट मिलते हैं, लेकिन नोट ज़रूर मिलते हैं। वो 50 दिन काफ़ी दर्दनाक थे इंडिया के लिए और काफ़ी मुश्किल से निकले भी थे। लेकिन नोटबंदी सीधी नहीं कर दी गई थी। उससे पहले जब मोदी जी आते हैं तो वो कई सारे बयान देते हैं, जिसके अंदर वो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे 2014 से लेकर 2016 तक अर्थव्यवस्था की क्या हालत रहती है इंडिया के अंदर। उसके बाद वो बात करते हैं कई सारी ऐसी नीतियां जो उन्होंने बनाई थी गरीबों के लिए, जो उनकी सहायता के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। उसके बाद में फिर वो बात करते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इंडिया के लिए डाटा रिलीज़ किया जाता है कि इंडिया कैसे अपनी ग्रोथ धीरे धीरे देख रहा है। फिर उसके बाद और भी कई सारे टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं और अंत में जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं वो कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से जो काला धन है, जो और जो साथ में जो करप्शन है, साथ में जो जाली नोट जारी किए जाते हैं, जो जाली नोट का जो कंस्ट्रक्शन चलता है, जो सर्कुलेशन चलता है, उसको तोड़ने में काफ़ी कामयाब होंगे। लेकिन अब ऐसा होता है या नहीं? और साथ में जैसे आपको पता होगा कि 19 मई के दिन RBI की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया था कि अब से 2000 के नोट को भी 30 सितंबर तक ही वैलिड माना जाएगा और उसके बाद में इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड जो RBI हमारे जो शक्तिकांत दास है, RBI गवर्नर है, उनकी तरफ से भी मीडिया में कई सारे ऐसे बयान भी देखने को मिले हैं जिसमें वो 2000 के नोट को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन आखिर में कोर ऑफ द ट्रुथ है क्या इसके अंदर? आखिर 2000 के नोट को लागू करने की या फिर उसको बाद में हटाने की क्या वजह रही होंगी इसके पीछे? कई लोगों के कई सारे अनुमान हैं और आप हमारी मीडिया को तो जानते होंगे, जो लोग 2000 के नोट में चिप ढूंढने तक का दावा करते हैं, क्या वो लोग सही न्यूज़ दे पाएंगे इसके बारे में? आप बने रहिए टीवी 12/24 के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। आज जानेंगे कि किस प्रकार से हम 2000 के नोट के पीछे लागू करने और उसको हटाने के पीछे की असली वजहें क्या थी, और इसके बाद में जब कोर्ट की तरफ से भी फैसला आता है 2 जनवरी को, तो उसके अंदर भी बीजेपी गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी जाती है। वो क्लीन चिट भी क्यों दी जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जब नोटबंदी की जाती है, आपको पता हो 8 नवंबर 2016 के अंदर, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे पूर्व PM थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया कि ये जो नोटबंदी की गई है वो पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगी इंडिया के लिए। अब उनके बयानों में भी काफ़ी कुछ एकदम सिमिलरिटी थी, कुछ सच्चाई भी थी। लेकिन बात करते हैं साथ में कि आखिरकार कोर ऑफ द मैटर था क्या उस टाइम पे। 2016 की जब हम बात करते हैं तो कई सारे डरावने दिन याद आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट्स पे चलते हैं थोड़ा, कि भाई कितनी करेंसी उस टाइम पे चल रही थी। तो सर्कुलेशन में एक 2018 के अंदर जो इंडिया टुडे था उसने एक RTI डाली थी। वो RTI के अंदर एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी कि 2016 के अंदर जब नवंबर का मंथ था उसके अंदर तब 17.50 लाख करोड़ रुपए थे जो नोट थे वो सर्कुलेशन में चल रहे थे। और उसके बाद में जब नोटबंदी होती है उसमें से तकरीबन 15.50 लाख करोड़ रुपए को वापस रिकवर कर लिया जाता है, जो कि मोस्टली 500 और 1000 के ही नोट होते हैं। वैसे ये तकरीबन जितनी करेंसी सर्कुलेशन में है, मैं लिक्विड करेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जितनी करेंसी सर्कुलेशन में है उसका तकरीबन 88% यानी 88% हिस्सा होता है। उसके बाद में 19 मई 2023 के अंदर जब RBI की तरफ से ये कहा जाता है कि वो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को वापस ले रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता क्लीन नोट पॉलिसी क्या आती है, तो इसके अंदर RBI क्या करती है, जो हमारे कटे फटे पुराने नोट या जो जल चुके हैं या जो नोट जो खराब हो चुके हैं, उसके तहत वो उन नोटों को वापस लेती है और उसके बदले में नए नोट जारी करती है। और उसी फैसले के तहत ये 2000 के नोट को वापस लिया जाएगा और बदले में इसको दूसरी करेंसी दी जाएगी, जैसे 500 के नोट। अब इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 2000 के नोट को वापस ले लिया जाएगा मार्केट के अंदर, तो फिर मनी सर्कुलेशन वापस स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब 2000 के नोट मार्केट से निकल जाएंगे, जो कि एटलीस्ट निकल ही चुके हैं लगभग, फिर भी कुछ लोगों को इससे परेशानी होने वाली है। और करेंसी जैसे 500 के नोट इसके अंदर और जारी किए जाएंगे तो गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड और भी कई सारे खर्चे करने होंगे, क्योंकि 2000 के नोट के बदले उनको 500 के नोट वापस प्रिंट करने होंगे। कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि क्या वापस 1000 का नोट लाया जाएगा या फिर इससे बड़ा नोट भी आ सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता बड़ा नोट आएगा, लेकिन चांसेस हैं कि इसके अंदर 1000 के नोट आ सकते हैं। इसमें भी चांसेस है। RBI की तरफ से कुछ भी श्योर नहीं किया गया है इसके अंदर। बात करें RBI की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि जो 2000 के नोट है उनकी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं 23 मई, यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त पे, आज के दिन से आप अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी भी बैंक के अंदर। अभी मूलतः 19 बैंकों को ये अधिकार दिया गया है कि वो 2000 के नोट को चेंज कर सकती है। एक टाइम पर आप सिर्फ 20,000 तक के नोट को ही एक्सचेंज कर सकते हैं इसके अंदर। उससे ज़्यादा आप दूसरे दिन जाकर करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट होने का आपका कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट है तो नॉर्मली आप पैसे जमा करवा के उसको सर्कुलेशन में ला सकते हैं या अपने खाते में पैसा जमा करवा सकते हैं।
अब आपने कई सारी इन्फॉर्मेशन सुन ली होगी 2000 के नोट से रिलेटेड कि किस प्रकार से इसको प्रोसेस में लाया जाएगा या फिर किस तरीके से इसको वापस कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपर्ट की राय। आखिरकार एक्सपर्ट इसके अंदर क्या मानते हैं। एक्सपर्ट यानी हम यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की बात नहीं करते, ऑब्वियसली वो भी एक्सपर्ट ही हैं, लेकिन उनकी राय और इनकी राय में थोड़ा सा फर्क है कि किस तरीके से 2000 के नोट को लागू किया गया। पहले स्टोरी जान लेते हैं कि 2000 के नोट को लागू करने के पीछे क्या राय होती है। इसके अंदर हमने दो एक्सपर्ट की जानकारी ली है, जिसके अंदर सबसे पहले डॉक्टर अरुण कुमार और दूसरे हैं सुभाष गर्ग, जो कि पूर्व वित्त मंत्री थे। और जो अरुण कुमार हैं वो की फाइनेंशियल एक्सपर्ट माने जाते हैं। अब उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले ही 2000 के नोट को लाने की पूरी प्रोसेस की थी। आरबीआई ने गवर्नमेंट के सामने एक आइडिया प्रपोज किया था कि जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो हम 1000 के नोट से भी बड़ा एक नोट लाते हैं। उस टाइम पे नोटबंदी की कोई भी बात नहीं चल रही थी, मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे किसी भी प्रकार की नोटबंदी की बात नहीं चल रही थी। उस टाइम पे आरबीआई ने गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये प्रपोज किया था कि इंडिया की अर्थव्यवस्था वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो हमें 1000 से भी बड़े नोट को लाना चाहिए। उस टाइम पे गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोज किया गया था कि हम 2000 के, 5000 के और 10,000 के नोट को प्रिंट करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सिर्फ 2000 का नोट ही प्रिंट करने की अनुमति दी थी उस टाइम के अंदर, और उससे आगे परमिशन नहीं मिली थी। तो इन्होंने छापना और प्रिंट करना और उसको डिज़ाइन करना उसी टाइम से शुरू कर दिया गया था। उस टाइम पे एक खास फैसला ये लिया गया था कि अब से जो नोट है जो पहले हमारे विदेशों में प्रिंट होकर आते थे, अब से वो वैसा नहीं होगा। अब से जो भी प्रिंट होंगे नोट वो इंडिया के अंदर ही होंगे। ये मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, कि उन्होंने जो नोट है जो प्रिंट होते हैं वो बाहर की बजाय इंडिया में प्रिंट करना शुरू कर दिया था। और साथ में आरबीआई की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो मनी सर्कुलेशन चल रहा है इंडिया के अंदर उसको भी हम बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे 2000 की नोट की सहायता से। आरबीआई के हिसाब से नोटबंदी से पहले जब ये इन्फॉर्मेशन आती है उससे पहले आरबीआई का पूरा सिद्धांत था कि जो मनी सर्कुलेशन है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, थोड़ा बड़ा नोट लाया जाए, ताकि लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अंदर एक नोट के अंदर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट कन्वर्ट किया जा सके। साथ में इसके अंदर कुछ भी कोई मास्टर स्ट्रोक जैसी कोई ऐसी बात नहीं थी, ये एक्सपर्ट की राय है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि 2018 के अंदर एक जो आरटीआई हुई थी उसके हिसाब से ये पता चला था कि नोट छापने में आखिरकार हमारे पास खर्चा आता कितना है। क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी होगा कि अगर 2000 के नोट को बंद कर दिया जाएगा तो उसके बाद में जितने भी नोट वापस 500 के नोट तो प्रिंट करने पड़ेंगे, तो इसके अंदर कितना खर्चा आता है आखिरकार एक नोट को प्रिंट करने में, अलग अलग नोट को प्रिंट करने में कितना खर्चा आता है, और इस पूरे एक्सचेंज को करने में आरबीआई को कितना नुकसान होगा और उसको वापस प्रिंट करने में कितना खर्चा उठाना पड़ेगा। 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से जो 10 रुपये उसको प्रिंट करने के लिए 1.01 पैसा लगता है। उसके बाद में 20 रुपये को प्रिंट करने के लिए 1.50 पैसा इसमें खर्च आता है। उसके बाद में 50 रुपये को प्रिंट करने के लिए 1.01% खर्चा आता है। 100 रुपये को प्रिंट करने के लिए 1.91 यानी 51 रुपीज़ खर्चा आता है। उसके बाद में 500 रुपये को प्रिंट करने के लिए 2 रुपये और 57 पैसों का खर्च आता है। और साथ में 2000 रुपये को प्रिंट करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, यानी 4 रुपये और 18 पैसे। इसका मतलब ये है कि हम अगर मनी सर्कुलेशन की बात करते हैं इसके अंदर, वहीं अगर हम आगे बात करते हैं कि आखिरकार इन नोट को एक्सचेंज करने में कितना खर्चा आएगा, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन लगता है। अभी आरबीआई के हिसाब से 336 करोड़ और 50 लाख रुपए जो लिक्विड है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। लिक्विड का मतलब यहाँ पर ये है कि 2000 के नोट अभी मार्केट में सर्कुलेशन में चल रहे हैं अभी तक। तो अगर हम बात मानी जाए इसको अगर 4 रुपये और 18 पैसे से अगर हम गुणा करते हैं तो तकरीबन 1406 करोड़ रुपए अभी जो पैसा मार्केट में सर्कुलेशन में चल रहा है उसका खर्च 1406 करोड़ रुपए था, और इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। उसके बाद में नया पैसा प्रिंट किया जाएगा। अब कितना प्रिंट किया जाएगा उसके बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से इससे पहले भी अमाउंट तकरीबन 6.36 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर जो सर्कुलेशन के अंदर चल रहा था, लेकिन उन पैसों को भी उनको वापस माइनस करना होगा क्योंकि वो भी लिक्विड पैसा था वो भी। तो तकरीबन आप मान के चलिए 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए इस पैसे को पहले डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो खर्च हो जाएगा। उसके बाद में अगर वापस 500 के नोट, अभी हाल फिलहाल में एक ही चारा है इनके पास कि 500 के नोट प्रिंट किए जाए, क्योंकि 1000 का नोट आने के अभी कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर 500 का नोट फिर से प्रिंट किया जाता है तो 500 के नोट को प्रिंट करने के लिए तकरीबन 2 रुपये और 57 पैसे वापस खर्च आएगा, जो इन्हें प्रिंट करने के लिए उठाना ही पड़ेगा। तो एक मोटा मोटी अनुमान हम ये मान के चलते, एकदम फिक्स फिगर नहीं होगा हमारे पास, तो मान के चलते तकरीबन 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए इस मनी सर्कुलेशन के अंदर पूरा खर्चा आएगा। अंत में जाकर इतना खर्चा आएगा और ये पूरा पैसा आप मान सकते हैं कि पूरी तरीके से एक वेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि इनका पहले का जो अनुमान था वो बिल्कुल अनुमान गलत निकला था इनका।
अब अनुमान की बात करते हैं कि आखिरकार जब 2000 का नोट मनी सर्कुलेशन में आया था, जब शुरू ताज़ी ताज़ी नोटबंदी लगी थी, तो 2000 के नोट सेल्फी खींचने के अलावा भी कई सारे ऐसे काम थे जो कर रहे थे उस टाइम पे। 2000 के नोट की कई सारी दिक्कतें थी हमारे सामने। सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत ये थी कि 2000 के नोट का छुट्टा नहीं मिलता था। आपको ज़रूर हंसी आ रही होगी इसके अंदर कि 2000 का नोट का छुट्टा नहीं मिल रहा, इतनी कौन सी बड़ी दिक्कत थी, लेकिन एक्चुअल कंडीशन उस टाइम पे ये थी कि सबसे पहले 2000 का नोट ही मार्केट में आया था। 500 के नोट उस टाइम पर नहीं थे। अगर आप बैंकों की लाइन में लगे होंगे, कई लोग कहते हैं अमीर और गरीब सब लाइनों में लगे थे, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि गरीब लोग ही लाइन में लगे थे और जो मिडिल क्लास है बस वही लाइन में लगे थे। अमीर लोग, मैं भी लाइनों में खड़ा हुआ हूँ तकरीबन 6 दिन तक, मैंने एक भी अमीर या फिर करोड़पति लोग वहाँ पर खड़े हुए नहीं देखे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके बाद में 100 रुपये का नोट ही चलन में था। अब 2000 का नोट छुट्टा कराने के लिए अगर आपके पास 2000 का नोट है और आप 200 रुपये का सामान खरीदने जाएंगे तो आपको 1800 रुपये के 100 के नोट कोई भी नहीं देगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत उस टाइम पर नोटों की ही थी। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ी दिक्कत आती है काला धन स्टोरेज के अंदर। ये एकदम एक रियल फैक्ट है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे 2020 के अंदर 2021 के अंदर जब एक छापा पड़ता है इलाहाबाद के अंदर, जो इत्र वाला आपको पता हो, तो एक 1300 करोड़ रुपए समथिंग कुछ पकड़े गए थे उस टाइम के अंदर। उनके अंदर भी ज़्यादातर जो नोट थे वो 2000 के नोट थे। कितने? तकरीबन 80% नोट 2000 के थे। उसके बाद में जितने भी छापे मारे गए थे, जो हमारा लोकल एरिया था वहाँ पर भी 2-4 छापे पड़े थे जहाँ पर 6 करोड़ रुपए समथिंग पकड़े गए थे। वहाँ पर भी ज़्यादातर नोट थे जो 2000 के थे। ये लाइव एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूँ आपको, ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ बस वही एग्जांपल बताता हूँ। साथ में आप कोई सा भी छापेमारी उठा के देख लीजिए, उसमें ज़्यादातर आपको 2000 के नोट ही देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि आप ये मान के चलिए काला धन स्टोर करने में तो ये पैसा ज़रूर काम आता है, लेकिन आपको ये एक आउट ऑफ द बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जितना काला धन पकड़ा जाता है, जो नोट पकड़े जाते हैं वो एक्चुअल के अंदर पूरे काले धन के मात्र 2 या 5% ही होता है। ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा इनकम टैक्स का कहना है। मतलब आप मान के चलिए अगर मेरे पास 100 रुपये की काला धन है, अगर मेरे पास 100 रुपये का काला धन है, तो उसमें से ज़्यादातर जो मैं अपना काला धन रखूँगा वो नोट के अंदर अपना 10%, हद मार के 10% होता है, लेकिन 5 से 2% के आगे कभी ये गया ही नहीं। तो आप मान के चलिए कि नोटबंदी के अंदर अगर ये थोड़ा सा भी सहारा लगाता है 2000 का नोट, तो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जब 2000 के नोट जब मार्केट में पूरी तरीके से सर्कुलेशन में आ गया था, तो आरबीआई ने कितना पैसा आखिर में अपने पास वापस मंगा लिया था। जो पुराने 500 और 1000 के जो नोट थे वो वापस कितने रिकवर किए थे, तो आरबीआई के हिसाब से तकरीबन 99.3%, 99.3% जो नोट थे वो वापस ले लिए गए थे, लेकिन जो 0.7% जो नोट थे वो आज तक वापस नहीं आए हैं। अब आप लोगों को ये अमाउंट बिल्कुल कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ मैं पूरे भारत के अंदर जितने नोट प्रिंट किए गए थे उनकी मैं 0.7% की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे अमाउंट तकरीबन 15.5 लाख करोड़ रुपए था। अब उसका 0.7% आप खुद निकाल के देख लीजिए कितना ज़्यादा होता है। इतना सारा पैसा आज तक वापस नहीं आया। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट था इसका क्या हुआ, इसके बारे में भी आरबीआई की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है हाल फिलहाल तक। तो अगर कुछ आता है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये पिटीशन डाली गई थी 2016 में, जब नोटबंदी हो गई थी उसके बाद ही ये पिटीशन डाल दी गई थी। तकरीबन 58 पिटीशन उसके अंदर एक्सेप्ट की गई थी। 58 पिटीशन उसके अंदर एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा और भी कई सारी पिटीशन आई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। कुछ सीरियस लोग थे जो उनको इन रिलेटेड इससे कुछ दिक्कत हो सकती थी। कुछ जो कांग्रेस नेता थे, पी चिदम्बरम, जो कि पुराने कांग्रेस के नेता थे और अभी भी हैं, उनके द्वारा जो आरटीआई फाइल की गई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई थी उस टाइम के अंदर। अब इसके अंदर 5 जजों ने अपना पूरा फैसला सुनाया था। बहुत लंबा केस चला था, 6 से 7 साल। देखा जाए तो ये 6 से 7 साल चला केस भी आई थिंक जल्दीबाजी का ही फैसला है, ऐसा मेरा नहीं कहीं एक्सपर्ट का मानना है। और मेरे हिसाब से अगर मेरी राय मांगी जाए इसके अंदर तो 5 से 7 साल अच्छा खासा वक्त होता है इसके अंदर एक फैसले को सुनाने के लिए, क्योंकि इतना इंडिया का तो सबसे बड़ा इशू था, लेकिन इतना भी बड़ा इशू नहीं था कि आप उसके लिए 6 से 7 साल ले सकें। अब जो जजेस इस पूरे केस के अंदर शामिल थे, 5 जजों की जो बेंच थी जो इसके अंदर शामिल थे, उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे जस्टिस एस अब्दुल नशीर, जस्टिस बी आर गवई, जे एस बोपन्ना, वी रामा सुब्रमण्यम और वी नागारत्ना। ये 5 जजेस थे जिन्होंने 2 जनवरी 2023 के अंदर पूरी अपनी रिपोर्ट, आप मान के चलिए इसके अंदर फैसला सुनाया था।
नोटबंदी के बाद इसको गलत ठहराने के हिसाब से इसके ऊपर पिटीशन फाइल किए गए थे कोर्ट में, मामला एक्सेप्ट भी हुआ था। बीजेपी के वकील और जो कांग्रेस के वकील थे, साथ में जो पिटिशनर्स के वकील थे, काफ़ी अच्छी खासी बहस हुई इसके बारे में। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट थे जिनके ऊपर बात की गई थी। अब इसमें जो मेन दलील थी आप उसके बारे में जान लीजिए। मैं आपको पूरा दलील नहीं समझाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं आपको एक नॉर्मल से बता देता हूं जिसके रिलेटेड पूरा केस का फैसला आया था। मोटा मोटी पूरा केस का फैसला इसके अंदर आ गया था। तो सबसे बड़ी दलील थी कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि दलील कि फैसला गलत लिया गया है और जल्दबाजी के अंदर लिया गया था। ये कोर ऑफ द इशू था कि फैसले को जल्दीबाजी में लिया गया था और गलत तरीके से लिया गया था। देखा जाए गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था। उस टाइम पे कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जो नोटबंदी का फैसला वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके अंदर एक और छोटा ट्विस्ट है जो आपको वीडियो के अंत में मैं बिल्कुल बताऊंगा कि कितना ज़रूरी था वो फैसला लेना और कितना गलत था, ठहराया जाना उसको कितना गलत है। फिर आगे बात करते हैं। जो बीजेपी की तरफ से जो वकील थे, जो उनके वकील थे, उनकी तरफ से सबसे बड़ा बयान ये था कि फैसला आरबीआई के कहने पर ही लिया गया था। सभी पहलुओं को, सभी नियमों को ध्यान में रखकर उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था। वैसे आपको बता दें कि 2000 का नोट आरबीआई के एक्ट 1934 के अंदर और रूल नंबर 24/A के अंदर ये नियम आता है कि वो 2000 का नोट प्रिंट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल दलील थी। लंबी चौड़ी बहस थी। लंबी चौड़ी बहस को मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकता, एक ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद जो फैसला आता है उसके अंदर 5 जजेस में से सिर्फ 4 जजेस इस फैसले को सही ठहराते हैं। सही ठहराने का मतलब ये है मेरा कि जो नोटबंदी की गई थी उस फैसले को सही ठहराते हैं कि वो आरबीआई के नियमों के तहत ही की गई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो फैसला लिया गया था वो गलत था या सही था। उस कोर इशू पे अभी हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो गवर्नमेंट थी, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसकी तरफ से यही फैसला लिया गया था कि जो नोटबंदी का फैसला लिया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो कितना सही था, वो कितना गलत नहीं। कितना कॉन्स्टिट्यूशन यानी कितना संविधान के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से लिया गया था, उस पर यह फैसला आया कि एकदम सही था। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारी बस्ती है वीवी नागारत्ना, जिन्होंने ये कहा था, ना तो वो इसके सपोर्ट में थी ना वो इसके विरोध में थी। उन्होंने अपना जो बयान दिया था वो इस हिसाब से है। उन्होंने ये कहा था कि जो नोटबंदी का फैसला लिया गया था बेशक वो काफ़ी जल्दीबाजी के अंदर लिया गया था, लेकिन अब 7 साल के बाद में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर उसको गलत भी ठहरा देते हैं तो जो सिचुएशन अभी खड़ी है सामने या उस टाइम पे जो खड़ी हुई थी वो कितनी सही है या कितनी गलत है, अब उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसके अंदर उन्होंने गलत नहीं ठहराया था, बस साथ नहीं दिया था बीजेपी का कि वो फैसला सही है या गलत है।